नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम एंड आई होप यू ऑल आर फाइन। तो प्यारे बच्चों, अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यूनिट 7 को। लेकिन यूनिट 7 स्टार्ट करने से पहले कुछ इसकी बेसिक्स कॉन्सेप्ट हैं वो हमें पता होने चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमने एक एंगल बनाया, तो एक एंगल यहाँ इसको हमने कह दिया ए, ये हो गया बी। ये एक ये लाइन ड्रॉ की, इसको कह दिया सी, इसको कह दिया डी, ऊपर वाले को कह दिया आर। अब देखें हमारे पास कुछ एंगल्स हैं। एक एंगल हमारे पास ये है, इसे हम कह देते हैं एंगल 1। एक एंगल हमारे पास ये है, इसे हम कह देते हैं एंगल 2। एक एंगल हमारे पास ये है, इसे हम कह देते हैं एंगल 3। एक एंगल या इसको हम कह देते हैं 4, और एक एंगल ये है, इसे हम कह देते हैं 3। सही है, 1 2 3 4। अब एक एंगल हमारे पास यहाँ पे आ जाता है, इसे हम कह देते हैं 5। इस वाले एंगल को हम कह देते हैं 6। ये वाला एंगल हमारा हो जाएगा 7, और ये हो जाएगा हमारा एंगल 8। सही है, ये एंगल्स हमने बना लिए कुछ चीज़ें समझाने के लिए। चलें जी, अब देखें एक बात जान लीजिए। ये देखें, ये हमारे कुछ हमने जो है एंगल्स इस तरह के बना लिए। अब यहाँ से जो है हम एक चीज़ लिखना शुरू करते हैं। देखें यहाँ पे हम लिख लेते हैं लीनियर पेयर। सही है, लीनियर पेयर। तो लीनियर पेयर हमारे पास क्या होते हैं? देखें लीनियर पेयर का मतलब ये है, चाहे आप यूं जाएं या फिर आप यूं जाएं। यूं जाएंगे 1 2 की तरफ जाएं या 2 या 3 से जाएं, चाहे यानी कि आप जो है हॉरिजॉन्टल के लिए जाएं, चाहे आप वर्टिकल के लिए जाएं, लेकिन आपकी लाइन क्या हो? सीधी हो, बिल्कुल सीधा पेयर हो। तो लाइन आपकी क्या हो? बिल्कुल सीधी हो। तो ये हमारा कहलाता है लीनियर पेयर। लीनियर पेयर में जो हमारा एंगल होता है, फॉर एग्जांपल अगर एंगल 1 ये है और एंगल 2 हमारा ये है, तो लीनियर 1 में अगर हमारा एंगल 1 में प्लस कर दें एंगल 2, तो ये इज इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री के। समझ आई? लीनियर इक्वेशन में अगर दोनों एंगल्स को प्लस कर दें तो टोटल कितना बन जाएगा? 180 डिग्री का बन जाएगा। अच्छा यहाँ देखें, हमारा जो सर्कल होता है, हमारा सर्कल पूरा होता है 360 डिग्री का। कितने का? 360 डिग्री का। अगर हम इसी सर्कल को हाफ कर दें, आधा कर दें, तो कितना हो जाएगा? 180 का ये और 180 का ये। अब इसको अगर आधा कर दें तो 180 का आधा कितना बनेगा? 90। तो 90 का ये हो जाएगा, 90 का ये हो जाएगा, और बाकी इस तरह से। सही है जी। तो 90 इस तरह से जो है हमारा 180 जो है एंगल ये बन जाता है। चलें, तो हमने आपसे बात कही, दोबारा आते हैं टॉपिक की तरफ। हमने आपसे बात कही कि अगर एंगल 1 में एंगल 2 प्लस कर रहे हो तो कितने का बनेगा? 180 का बनेगा। फॉर एग्जांपल हमें किसी सवाल में एंगल 1 दिया हुआ है लेकिन एंगल 2 नहीं दिया हुआ। हमें पता है कि भाई लीनियर पेयर में अगर एक एंगल हमारे पास है, दूसरा नहीं है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास है 40 का और ये दिया हुआ ही नहीं है, तो हमें पता है कि 140 ये वाला एंगल कितने का होगा? 140 का होगा, क्योंकि इन दोनों को प्लस करते हैं तो 180 का एंगल बनता है। चलें, एक बात होगी। दूसरी बात, ये यूँ हो गया। अब इसको हम 2 और 3 को कर लेते हैं, तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू हो जाएगा 180 के। इसी तरह एंगल 3 और 4 इज इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री के। इसी तरह एंगल 3 और एंगल 4, एंगल 1 और 4, तो एंगल 1 और प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू हो जाएगा ये भी 180 डिग्री के। अच्छा, और अगर इसी तरह हम ले लेते हैं दूसरे एंगल को, यानी कि दूसरी तरफ इन सब को ले लेते हैं, इन सब को आपस में ले लेते हैं, तो हमारे पास जो इस तरह के एंगल बन जाएंगे वो बन जाएगा एंगल 5 और एंगल 6। एंगल 5 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू हो जाएगा 180 के। इस तरह 6 और 7 एंगल 6 प्लस एंगल 7 इज इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री के। फिर दूसरी तरफ जो है हम इसको कर लेते हैं एंगल 7 और 8, तो एंगल 7 प्लस एंगल 8 इज इक्वल टू हो जाएगा 180 के। और 5 और 8 और एंगल 5 प्लस एंगल 8 इज इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री के। सब में क्या आ जाएगा? 180 डिग्री के ये हो जाएगा। सही है जी, उम्मीद है कि ये बात आपने समझ ली होगी। ये था हमारा लीनियर पेयर। अब चलते हैं अपने सेकंड की तरफ, जो कि हमारा है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, उसकी तरफ चलते हैं। लीनियर इक्वेशन आपको समझ में आ गया, यानी कि जब भी हमारा वर्टिकल में हो या हॉरिजॉन्टल में जो भी सीधी लाइन जारी होगी वो हमारा लीनियर पेयर का एंगल हो जाएगा। अब वर्टिकल ऑपोजिट एंगल क्या चीज़ है? देखें, ये 3 और ये 1 और ये 3, ये 2 और ये 4, 1 3
ऑपोजिट है एक दूसरे के, यानी कि सामने सामने नहीं बल्कि दूसरी तरफ है, ऑपोजिट है। तो ये हमारा हो जाएगा और वर्टिकल में है, हॉरिजॉन्टल में नहीं है, हॉरिजॉन्टल में नहीं है बल्कि वर्टिकल में है, यूं ऊपर की तरफ से आ रहे हैं। तो ये 1 और 3 हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा वर्टिकल ऑपोजिट एंगल। तो एंगल 1 और एंगल 3 इज इक्वल टू, अच्छा इसमें देखें वर्टिकली ऑपोजिट एंगल में हमारे पास एक एंगल जो होगा वो दूसरे एंगल के इक्वल होगा, एक एंगल दूसरे एंगल के इक्वल होगा। जो वैल्यू एंगल 1 की है वही वैल्यू किसकी होगी, एंगल 3 की होगी। इसी तरह 2 और 4, जो एंगल 4 की होगी वही वैल्यू किसकी होगी, 2 की होगी। जो वैल्यू 4 की होगी वही वैल्यू 2 की होगी। तो हम लिख लेते हैं कि एंगल 2 इज़ इक्वल टू एंगल 4। और दूसरी तरफ क्या, 5 और 7, एंगल 5 इज़ इक्वल टू एंगल 7 और एंगल 6 इज़ इक्वल टू एंगल 8। सही है जी। तो ये दोनों एंगल, इन दोनों की वैल्यू, इसमें प्लस नहीं है, इसमें क्या है, इक्वल है, इक्वलिटी है, इसमें इक्वलिटी है। उसमें लीनर में प्लस था बल्कि, और इसमें क्या है, इक्वल है। ये दोनों इक्वल है, लीनर में क्या था, प्लस था। चलें जी, तो ये हो गया लीनर पेयर, ये हो गया वर्टिकल ऑपोजिट एंगल। अब हम अपने तीसरे एंगल को देख लेते हैं, करस्पॉन्डिंग, जो कि हमारा है करस्पॉन्डिंग एंगल्स, उसको देख लेते हैं। चलें करस्पॉन्डिंग एंगल को देख लेते हैं। करस्पॉन्डिंग का मतलब होता है मुताल्लका, ताल्लुक़ रखने वाला, यानी कि ताल्लुक़ रखने वाला एंगल। इसमें क्या होता है, ये भी बिल्कुल वर्टिकली ऑपोजिट एंगल की तरह एक दूसरे के इक्वल होते हैं। मतलब क्या, दोबारा से देख लेते हैं। अगर एक एंगल है, अगर वो फॉर एग्जांपल 60 डिग्री का है तो दूसरा एंगल भी क्या होगा, 60 डिग्री का होगा, लेकिन इसमें जगह चेंज हो जाती है। दोबारा से एक बार देखते हैं कि लीनर पेयर में हम क्या करते थे, लीनर लेते थे, सीधी लाइन लेते थे, चाहे वो हॉरिजॉन्टल में हो या वर्टिकल में हो। और वर्टिकली ऑपोजिट में हम क्या लेते थे, लाइन तो वर्टिकल होती थी लेकिन ऑपोजिट होती थी। 1 और 3 होगा, 2 और 4 होगा, 6 और 8 होगा, 5 और 7 होगा। तो इस तरह से जो है हमारी जो लाइन्स होती थी वो वर्टिकल तो होती थी लेकिन ऑपोजिट होती थी। करस्पॉन्डिंग यानी कि मुतल्लका एंगल में क्या करेंगे, मुतल्लका एंगल में हम अगर एक जगह पे ले रहे हैं एंगल 2 तो दूसरी जगह पे एंगल 6 लेंगे, यानी कि ये एंगल 2 और एंगल 6, एंगल 2 और एंगल 6, एक बाहर वाला और ये अंदर वाला, और ये भी एक दूसरे के इक्वल होगा। एंगल 2 इज़ इक्वल टू एंगल 6। और दूसरा अगर यहाँ पे 3 लेंगे तो यहाँ पे क्या लेंगे, 7 लेंगे, तो एंगल 3 इज़ इक्वल टू एंगल 7। इसी तरह यहाँ पे अगर एंगल 1 लेंगे तो यहाँ पे एंगल 5 लेंगे, एंगल 1 इज़ इक्वल टू एंगल 5। यहाँ पे एंगल 4 लेंगे तो यहाँ पे एंगल 8 लेंगे, तो एंगल 4 इज़ इक्वल टू एंगल 8। सही है, तीनों बातें समझ में आ गई आपको। पहला हमने लिया लीनर पेयर। लीनर पेयर क्या था कि चाहे हमारी लाइन हॉरिजॉन्टल में हो या वर्टिकल में हो, लाइन हमेशा सीधी होगी। जबकि वर्टिकल ऑपोजिट एंगल में क्या था, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल में था वर्टिकल एक्स बन रहा था हमारा, क्या बन रहा था, एक्स, यूँ बन रहा था, वर्टिकल ऑपोजिट था। और करस्पॉन्डिंग एंगल में क्या था, यानी मुतल्लका, अगर यहाँ से हम 1 ले रहे हैं तो वहाँ से हम क्या लेंगे, 5 लेंगे। यहाँ से अगर हम 1 ले रहे हैं, यहाँ से अगर हम 2 ले रहे हैं तो यहाँ से हम क्या लेंगे, 6 लेंगे। यहाँ से अगर हम 1 ले रहे हैं तो यहाँ से हम क्या लेंगे, 5 लेंगे। यानी कि सामने वालों को लिया, बीच वाले को छोड़ के सामने वाले को हमने ले लिया। तो ये हो गया हमारा करस्पॉन्डिंग एंगल। तो चलते हैं इसके चौथी चीज़ की तरफ, जिसको हम देखेंगे एक्सटर्नल इंटरनल एंगल, अल्टरनेट इंटरनल एंगल को देखते हैं। चलिए अब हम देख लेते हैं, अल्टरनेट इंटरनल एंगल भी बोल सकते हैं और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी बोल सकते हैं, दोनों तरह से। इंटीरियर बोलें या इंटरनल बोलें, बात है कि दोनों सूरतों में मतलब अंदर का होता है। अल्टरनेट का मतलब होता है मुतबादिल, इसका कोई अलग मुतबादिल, और इंटरनल या इंटीरियर का मतलब होता है अंदर वाला। तो देखें मुतबादिल, ये 3 है ना, अगर तो 3 का मुतबादिल यहाँ पे क्या होगा, 5, ये बिल्कुल ये सामने सही है। यहाँ पे 4 है तो 4 का मुतबादिल क्या हो गया, 6 होगा, सही है। इसी तरह 1 होगा तो 1 का मुतबादिल क्या होगा, यहाँ पे होगा 7, 2 होगा, 2 का मुतबादिल होगा 8। तो यानी कि 3 का 4 का ये, 1 का 7 और 2 का, तो ये जो हमारा यहाँ पे भी x बन रहा है लेकिन इंटरनली बन रहा है, x बन रहा है हमारा, लेकिन किस तरह बन रहा है, इंटरनली बन रहा है। 3 अंदर की तरफ है। अगर हम एक बॉक्स बना लें, इसको बंद कर दें
तो इसकी ये जो यहाँ पे चीज़ आ रही है वो अंदर आ रही है, वो जो यहाँ पे चीज़ आ रही है वो अंदर आ रही है। तो 3 और 5 अंदर आ रहे हैं, 4 और 6 अंदर आ रहे हैं, सही है। तो बल्कि इंटरनल है ये, अभी 1 और 7 वाला नहीं करेंगे, बल्कि अभी सिर्फ इंटरनल कर रहे हैं, तो कर रहे हैं तो इंटीरियर वालों को ही देखते हैं, इंटीरियर वालों को ही देखते हैं। अगर जब इंटीरियर कर रहे हैं तो अंदर वाले ये 3 5 के साथ जाएगा और ये 4 6 के साथ जाएगा। ये भी अंदर की तरफ है, 6 भी अंदर की तरफ है, 3 भी अंदर की तरफ है, 5 भी अंदर की तरफ है, तो ये इंटीरियर हैं। तो और ये भी एक दूसरे के इक्वल होता है। तो हम लिख देते हैं यहाँ पे कि एंगल 3 इज़ इक्वल टू एंगल 5, और इसी तरह यहाँ पे एंगल 4 इज़ इक्वल टू बराबर है एंगल 6 के। बस इतनी सी बात है। अब इसी की दूसरी चीज़ जो है अल्टरनेट ही है, वो भी अल्टरनेट है लेकिन क्या है, एक्सटर्नल है। अल्टरनेट है लेकिन क्या है, एक्सटर्नल एंगल है, एक्सटर्नल एंगल है। इंटरनल का मतलब अंदर था, तो एक्सटर्नल का मतलब क्या हो गया, बाहर। इसको भी आप एक्सटर्नल भी बोल सकते हैं और एक्सटीरियर भी बोल सकते हैं, दोनों तरह से बोल सकते हैं। इंटरनल का मतलब था अंदर, एक्सटर्नल का मतलब होगा बाहर। तो यहाँ पे 2 हमारा बाहर है, यहाँ पे 8 हमारा बाहर है, यहाँ पे 1 हमारा बाहर है, यहाँ पे हमारा 7 बाहर है। तो इसी तरह इसको कर लेते हैं कि अगर एंगल 1 इक्वल हो किसके, एंगल 7 के, और एंगल 2 इक्वल होगा एंगल 8 के, बस ये हो जाएगा इसका भी हमारे पास, इसका भी आंसर। तो ये हमने देख लिए 1 2 3 4 5 एंगल्स को हमने देख लिया। एक लास्ट एंगल हमारा रह गया है, उसे हम देख लेते हैं। लास्ट हमारा है कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल या इंटरनल एंगल, जो आपका दिल चाहे आप इसको कह सकते हैं, या तो कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर बोल दें, इंटरनल बोल दें, तो आपकी मर्ज़ी। अच्छा, कॉन्जिक्यूटिव का मतलब क्या होता है? कॉन्जिक्यूटिव का मतलब हमारे पास होता है लगातार, लगातार कॉन्जिक्यूटिव, लगातार लगातार लगातार। इसमें क्या होता है, इसमें यह होता है कि अगर हमने एंगल 3 यहाँ पे लिया है, तो हम यहाँ पे जो लेंगे एंगल 6 लेंगे, सामने सामने वाला एंगल 3 एंगल 6। यहाँ पे एंगल 4 लेंगे तो यहाँ पे क्या लेंगे, एंगल 5 लेंगे, लेकिन इंटीरियल होगा। क्यों? क्योंकि इंटीरियल का है। इंटीरियल का इसलिए क्या होगा, इंटीरियल होगा। इंटीरियल का है तो इंटीरियर होगा। 5 3 6 4 और 5, और ये एक दूसरे के इक्वल नहीं होंगे, बल्कि इसकी कंडीशन जो होगी ये लीनियर पेयर वालों की तरह होगी, सही है। इसकी कंडीशन क्या होगी, लीनियर पेयर वालों की तरह होगी। क्यों? क्योंकि देखें ये भी सामने सामने वर्टिकल बन रहे हैं, तो इसी वजह से वर्टिकल बनने की वजह से इनकी भी जो वो होगी वो प्लस होगी। चलिए जी लिख लेते हैं कि एंगल 3 को अगर प्लस करेंगे एंगल 6 के साथ, एंगल 3 तो एंगल 6 इज़ इक्वल टू हो जाएगा 180 के। यहाँ पे भी एज इट इज़ वही है जो लीनियर पेयर में था। अगर ये 40 का है तो ये कितने का होगा, 140 का होगा। अगर ये 60 का है तो 60 का है तो ये कितने का होगा, 120 का होगा, और इज इक्वल टू किससे बन जाएगा, 180 के, सही है। इसी तरह जो है दूसरा 4 और 5 ले लेते हैं, क्योंकि इंटीरियर है, इंटरनल है, इसलिए अंदर अंदर के लिए हैं, 4 और 5 लिए हैं। तो एंगल 4 इज इक्वल टू होगा एंगल 5 के, सॉरी प्लस होगा एंगल 5 के साथ, तो ये हो जाएगी इसके 180 डिग्री के। इसी से एक और चीज़ हमारी निकल आती है जो कि है कॉन्जिक्यूटिव एक्सटर्नल एंगल, सही है। वो बाहर वाले हो जाएंगे, यानी कि 2 हो जाएगा और 7 हो जाएगा, लेकिन बीच में ये ब्लॉक आ रहा है तो इस वजह से भी इसको हम नहीं देख रहे। तो इसको बार बार प्रैक्टिस करें, अच्छी तरह इसको देखें, इसकी स्क्रीनशॉट ले लें, अपने पास लिख के रखें इसको अच्छी तरह, और बार बार प्रैक्टिस करें, इसको अपने जहन में घुमाएं, ताकि जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो इंशाल्लाह आपको आसानी होगी। चलते हैं इसके पहले क्वेश्चन की तरफ। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें कहा कि सवाल में कह रहे हैं कि आपको एक एंगल दिया हुआ है और उस एक एंगल से आपने जो बाकी एंगल फाइंड करना है। तो बहुत आसान है, इतना मुश्किल नहीं है, आपको बस पीछे वाली चीज़ें पढ़ी याद होनी चाहिए। देखें यहाँ पे अगर इसने हमें दिया है 120 का एंगल, इसने हमें दिया है 120 का एंगल, तो लाजमी सी बात है इसके जो इधर वाला एंगल होगा, जो कि कौन सा होगा, ऑपोजिट, जो हमने यहाँ पे पढ़ा था, ये वाला एंगल, ये वाला वर्टिकल एंगल ऑपोजिट, वर्टिकल एंगल ऑपोजिट 1 और 3 था, तो ये 1 और 3 था। तो इस कंडीशन में भी बिल्कुल एज इट इज़ यही है। ये देखें, ये हमारा 1 है और यहाँ पे हमारा 3 है, यानी कि ये वाला एंगल, जो ये वाला एंगल है हमारा, तो जब ये 120 का है तो एक दूसरे के इक्वल थे, तो ये भी हमारे कितने का होगा, 120 का होगा, सही है। हम यहाँ 120 लिख लेते हैं। अब देखें, अब जब ये 120 का है तो इसके सामने वाला एंगल, बिल्कुल इसके सामने वाला एंगल कौन सा था, क्रॉसपॉन्डिंग, एक ऊपर वाला था ना और एक नीचे वाला था, क्रॉसपॉन्डिंग। यहाँ पे देखते हैं क्रॉसपॉन्डिंग एंगल
ये रहा। जब एंगल 2 लिया तो कौन सा एंगल लिया था हमने, एंगल 6 लिया था। एंगल 2 लिया था तो कौन सा एंगल लिया था, एंगल 6 लिया था। यहाँ पे एंगल 2 लिया तो एंगल कौन सा एंगल बन रहा है, क्रॉसपॉन्डिंग। उन क्रॉसपॉन्डिंग एंगल एक दूसरे के इक्वल होते हैं, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो जब एक दूसरे के इक्वल होते हैं तो जो ये वाला एंगल है वही ये वाला एंगल है, यानी कि ये दोनों बन गए कौन सा, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल, और ये बन गए क्रॉसपॉन्डिंग एंगल। तो जब ये 120 डिग्री का है तो हमारा जो 1 होगा, एंगल 1 होगा, ये भी कितनी डिग्री का होगा, 120 डिग्री का होगा। ये हो गया इसका आंसर। देखा कितनी आसान होगी, हमें वो चीज़ें समझने की वजह से ये कितनी आसान हो गई। तो चलते हैं इसके पार्ट 2 की तरफ, इसको कॉपी कर लें और इसके पार्ट 2 को हम देख लेते हैं। चलें इसका पार्ट बी देख लेते हैं। पार्ट बी भी बिल्कुल एज इट इज़ वैसा ही है जैसे ऊपर वाला था। इसमें भी हमें ये एंगल मालूम करना है, ये वाला एंगल हमें दिया हुआ है जो कि दिया हुआ है 135 डिग्री का, 135 डिग्री का। तो देखें एक चीज़ देखें, ये हम पहले इस बारे में बात कर चुके हैं। देखें यहाँ पे हमारे पास वहाँ पे 3 था और यहाँ पे क्या था, देख लेते हैं यहाँ पे क्या था। देखें यहाँ पे हमारे पास 3 और यहाँ पे हमारे पास क्या है, 5 है। तो ढूंढें 3 और 5 कहाँ है, 3 और 5, ये रहा 3 और 5, 3 और 5। तो ये जो 3 और 5 है, 3 और 5 है, ये क्या बन रहा है हमारा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इंटरनल एंगल या इंटीरियर एंगल एक ही बात है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हमारा बन रहा है। तो जो एंगल 3 होगा वही एंगल 5 होगा। तो इसमें भी बिल्कुल एज इट इज़ ऐसा ही होगा। जब ये इंटीरियर अल्टरनेट एंगल बन रहे हैं, जब ये इंटीरियर अल्टरनेट एंगल बन रहे हैं, तो जब ये 135 है तो ये भी कितने का होगा, एंगल 1 भी हमारा कितने का होगा, 135 डिग्री का ही होगा। ये हो गया इसका आंसर। सही है जी। देखें वो समझने की वजह से जो है कितनी हमें आसानी होगी कि हम फटाफट जो इन सवाल को सॉल्व कर रहे हैं। तो चलते हैं इसके पार्ट नंबर सी की तरफ। चलें पार्ट सी को देख लेते हैं। तो पार्ट सी में देखें, अगर हम इसे अपना ये वाला एंगल लेते हैं, शुरू में जाते हैं अगर हम, तो इसे अगर हम ले लेते हैं, हम इसे ले लेते हैं ये इसके ऊपर वाला, 6 के ऊपर वाला। तो देखें ये दोनों एंगल यानी कि 6 और 7 कहाँ गया, 6 और 7 दोनों पैरेलल लीनियर पेयर है। और लीनियर पेयर हमने कहा था कि जब लीनियर पेयर को आपस में प्लस करेंगे इसके इक्वल होगा, 180 के होगा। तो अगर हमारे पास ये वाला एंगल 60 दिया हुआ है तो इसका जो लीनियर बनेगा यहाँ पे वो क्या बनेगा, 180 में 60 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 120 का। और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्रॉसपॉन्डिंग बन रहे हैं आपस में। सही है, क्रॉसपॉन्डिंग बन रहे हैं और क्रॉसपॉन्डिंग जो है आपस में इक्वल होते हैं। तो जब ये 120 का है तो ये वाला भी कितने का होगा, 120 का होगा। तो हम यहाँ पे आंसर लिख ले देंगे, एंगल 1 इज इक्वल टू 120 डिग्री, और ये हो जाएगा इसका आंसर। सही जी, थोड़ा सा बस समझना है और फिर आप इंशाल्लाह इसको जो है सॉल्व कर लेंगे। तो चलते हैं इसके लास्ट पार्ट, इस क्वेश्चन के लास्ट पार्ट डी की तरफ। चलें जी, पार्ट डी है और पार्ट डी में इन्होंने आपको थोड़ा सा घुमाने की कोशिश की है। देख लेते हैं किस तरह से। देखें अभी तक जो हमारे पास एंगल आ रहे थे वो यूं बन के आ रहे थे, यानी कि पैरेलल लाइन हमारे पास यूं थी और इसके ऊपर एक लाइन यूं खींची हुई थी। सही है, ट्रांसपेरेंट लाइन इसको कहते हैं, यूं उसने इसको खींची हुई थी। लेकिन अब इन्होंने क्या कर दिया, हमें इन्होंने पैरेलल लाइन यूं दे दी और ट्रांसपेरेंट को यूं कर दिया। तो हम इस फिगर को सीधा कर लेते हैं, तो अगर हम इस फिगर को सीधा करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह से फिगर बन जाएगी। बना लेते हैं इसे, हम इस फिगर को यहाँ पे बना लेते हैं। तो ये इस तरह से हमारे पास एक फ़िगर बन जाएगी। अच्छा जी, तो ये यूँ है तो ये चली जाएगी यूँ। सही है, ये यूँ हमारे पास एक फ़िगर बन गई। नज़र आ रही है आप लोगों को? जी हाँ, नज़र आ रही है। तो यूँ फिगर बन गई। अब देखें हमारे पास n था, अब हमारे पास चला गया n यहाँ पे। सही है, l और m चला गया यहाँ पे। वही वाली फिगर हमारी बन गई जो अभी हम बनाते हुए आ रहे हैं। और ये जो 110 है ये अब चला गया किधर, इस लाइन के ऊपर था ना, तो ये चला गया यहाँ पे 100 चला गया यहाँ पे। और फाइंड हमने क्या करना है, ये फाइंड हमने करना है। फाइंड को उसमें लगाया नहीं, लेकिन वो क्या करना है, यहाँ पे फाइंड करना है। फाइंड पे उसको भी लगा लेते हैं। चलें, इसको हमने कर दिया सीधा और यहाँ पे भी हमने जो है वो 1 लिख लिया। अब देखें ये जो हमारी लाइन है ना, ये हमारी लाइन है ट्रांसफर्नल लाइन। इसको हम कहते हैं ट्रांसफर्नल लाइन। ये जो हमारी एक बीच में, ये हमारी पैरेलल लाइंस है
और जब इसको सीधा करते हैं तो हमारे ट्रांसवर्सल लाइन हमें आ रही है कहलाती है। तो देखें 100 यहाँ पर है, तो इसके जो यहाँ पर होगा वो क्या हो गया, वर्टिकल ऑपोजिट होगा। सही है, इसको हम कहते हैं कि ये हमारा, हम अपनी फिगर में आते हैं तो हम कहते हैं कि ये हमारा क्या है, 1 है और ये 3 है। तो 1 और 3 ढूंढे तो ये रहा, वर्टिकल ऑपोजिट लाइन है, वर्टिकल ऑपोजिट लाइन है। चलें, तो इसका मतलब ये है कि अगर ये हमारा 100 का है तो ये भी हमारा कितने का होगा, 100 का होगा। ये भी हमारे कितने का होगा, 100 एंगल का होगा। और फिर ट्रांसवर्सल लाइन, यानी कि ये वाली लाइन जो बीच में लाइन है, ट्रांसवर्सल लाइन के बिल्कुल सामने सामने, यानी कि अगर हम इसे ले लें, इस तरह देखें, ये हमारा 3 है और ये हमारा 6 है, ये हमारा 3 है और ये हमारा 6 है। तो इसमें हमने पढ़ा था कि कॉन्जिक्यूटिव एंगल 3 + 6 = 80, यानी कि प्लस हो रहा है। तो अगर हमारा ये वाला एंगल 100 का है तो 180 में से 100 को माइनस कर दें तो कितना बचेगा हमारा, 80 डिग्री बचेगा। तो ये वाला जो एंगल हमारा होगा एंगल 1 = हो जाएगा 80 डिग्री का, और यही हो जाएगा हमारा इसका आंसर। सही जी। तो ये था इसका क्वेश्चन नंबर 1 जो कि हमने कर लिया कंप्लीट, और उम्मीद है कि आप इसकी बार बार प्रैक्टिस करें। ज्योमेट्री ऐसी चीज़ है, ये लीनियर वाले खासतौर पर आपको बहुत ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, चीज़ों को जहन में बिठाना पड़ेगा। तो चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में ये कह रहे हैं कि इन द एडजेंट फिगर, यानी कि L पैरेलल है M के, फाइंड द मेजर ऑफ रिमेनिंग एंगल्स व्हेन M मेजर एंगल 3 = 65, यानी कि इसमें जो एंगल 3 है ये इन्होंने 65 का दिया हुआ है और बाकी हमने मालूम करना है। तो बहुत ईजी है, फिगर आपको जो हमने पहली उसमें बताई थी वीडियो में, आपको याद है, तो आप ये इसको अच्छी तरह से आराम से जो है वो सॉल्व कर लेंगे। तो देखते हैं कैसे करना है। चलें जी, ये वाला इन्होंने हमें दे दिया जो कि कितना दिया है, 65। ये कितना दिया है हमें, 65। तो ये दिया है 65 डिग्री। अब मुझे ये बताएं कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल एक दूसरे के लीनियर पेयर है। तो लीनियर पेयर में टोटल इन दोनों को प्लस करते हैं तो 180 का बनना चाहिए। तो 65 का ये है, तो ये कितने का होगा, 180 में से 65 माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 115, यानी कि 115 का। अच्छा, अब ये वाला और ये वाला आपस में वर्टिकल ऑपोजिट एंगल है, 3 और 1 आपस में वर्टिकल ऑपोजिट एंगल है। तो ये 65 है तो ये भी 65 होगा। सही, ये वर्टिकल ऑपोजिट एक दूसरे के इक्वल होता है। अच्छा, ये और ये आपस में लीनियर पेयर है, ये 65 है तो ये कितना होगा, 115 होगा। क्यों, क्योंकि दोनों लीनियर पेयर मिलके क्या बनते हैं, 180 के बनते हैं। अब आ जाते हैं इसके सामने, बिल्कुल इसके सामने। तो यहाँ पे देखें इस वाले में, अच्छा, तो 3 और 6 कंजिक्यूटिव इंटरनल एंगल है, और कंजिक्यूटिव इंटरनल एंगल जो है वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं या 180 होते हैं, देख लेते हैं। तो आते हैं कंजिक्यूटिव एंगल के ऊपर। तो कंजिक्यूटिव प्लस 180 होता है, तो ये 65 है तो 6 कितना होगा, 6 होगा हमारा 115 डिग्री का। ये दोनों आपस में क्या हैं, लीनियर पेयर हैं। तो लीनियर ये 115 है, तो हमारा जो ये वाला होगा एंगल 7 ये होगा 65 का। क्यों, 180 में से 115 माइनस कर देंगे। ये दोनों आपस में ऑपोजिट ऑपोजिट है। सही है, तो ये 65 है तो ये कितना होगा, ये भी 65 होगा। ये दोनों आपस में लीनियर पेयर हैं तो ये 65 है तो ये कितना होगा, 115 एंगल होगा। तो इसका आंसर हम यहाँ पे लिख लेते हैं, यानी कि एंगल 1 = है कितने के, 65 के, और एंगल 2 = है 115 डिग्री के। एंगल 3 = है 65 डिग्री के। एंगल 4 है 115 डिग्री के। एंगल 6 है 115 डिग्री के। अच्छा, एंगल 5 है 65 डिग्री के। सही है, 65 डिग्री के। और एंगल 6 है 115 डिग्री के। एंगल 7 है 65 डिग्री के, और एंगल 8 है 115 डिग्री के।
सही जी। तो क्वेश्चन 2 भी हमने कर लिया सॉल्व। चलते हैं इससे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। बहुत इजी है, बस आपको एंगल का पता होना चाहिए, लीनियर कहाँ बन रहा है, कॉन्जिक्यूटिव क्या बन रहा है, और आप इसको अपनी तरफ से भी कर सकते हैं, यानी कि इन दोनों को भी आप ले सकते हैं। एक्सटर्नल को भी आप ले सकते हैं, हमने इंटरनल को लिया तो आप एक्सटर्नल को भी लेके सॉल्व कर सकते हैं। आंसर हमारा यही आएगा। चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहे हैं कि ए बी, यानी कि लाइन ए बी पैरेलल है सी और डी के, यानी कि एक लाइन है जिसका एक सिरा ए का है, दूसरा सिरा बी का है, और वो पैरेलल है किसके, सी और डी के, यानी कि दूसरी लाइन है जिसका सी और डी है। एन ई और एफ, और ई और एफ एक अलग सी लाइन है इंटरसेक्ट, जो काट रही है देम, यानी कि ने ए बी और सी डी को एट अ पॉइंट ऑफ पी क्यू, पी और क्यू के पॉइंट पे रिस्पेक्टिवली पेदर पे। मेजरमेंट, अच्छा मेजरमेंट एंगल पी क्यू डी इज इक्वल टू 50। ड्रॉ अ फिगर एंड फाइंड द मेजरमेंट ऑफ रिमेनिंग एंगल। तो इसको मालूम कर लेते हैं, कॉपी की तरफ चलते हैं, नोटबुक की तरफ, और देखते हैं इसे। ये देखें, ये एक लाइन है जो ए की है और बी की है, सही है, और ये दूसरी लाइन है जो सी और डी की है, और एक लाइन है ई और एफ की जो इंटरसेक्ट कर रही है, काट रही है। कहाँ से काट रही है, इस पॉइंट को हमने कह दिया पी, ये जो पॉइंट है इसको हमने कह दिया पी, और उल्टा हो गया ये वाला, ये नहीं है बल्कि जो ये वाला पॉइंट है, सही है, यही वाला है, तो इसको हमने कह दिया क्यू, इस वाले पॉइंट को हमने कह दिया क्यू, ये वाला पॉइंट इसको हमने कह दिया क्यू, सही है, ये हो गया पी और ये हो गया क्यू। अब उन्होंने ये कहा कि मेजरमेंट पी क्यू डी, पी क्यू और डी, यानी कि पी क्यू और डी अगर ये इक्वल है किसके, 50 डिग्री के, किसके इक्वल है, 50 डिग्री के, तो 50 यहाँ पे हम बना लेते हैं, किसके इक्वल है, 50 डिग्री के, यानी कि जो ये वाला जो पूरा एंगल है किसके इक्वल है, 50 डिग्री के। तो फाइंड द अदर्स, तो हम इसको फाइंड कर सकते हैं, आप बहुत आसान हो गया हमारे लिए। देखें, ये वाली और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में कौन सा है, वर्टिकल ऑपोजिट है, वर्टिकल ऑपोजिट इक्वल होता है, तो ये आ गया 50। अच्छा जी, ये वाला या ये वाला इसको भी ले सकते हैं और इसको भी एक ही बात होगी, ये वाला और ये वाला लीनियर पेयर है, ये 50 है, तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा, 180 में से 50 माइनस कर दो तो हमारा आ जाएगा 130 डिग्री। इसी तरह ये 130 डिग्री है और ये वाला जो है इसका क्या है, ये 130 डिग्री और ये वाला इसका वर्टिकल ऑपोजिट है, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल है, तो ये 130 है तो ये भी कितना आएगा, 130 आएगा। अगर आप इस तरह नहीं करना चाहते तो इस तरह कर ले, लीनियर पेयर बना लें, ये 50 है और ये लीनियर पेयर बन रहा है, लीनियर पेयर इज इक्वल टू 180 होता है, तो 180 में से 50 माइनस कर देंगे तो 130 आ जाएगा, तब भी यही हमारा आंसर आ रहा है। इस तरह इस पे आ जाते हैं, इन दोनों पे, तो ये दोनों जो है हमारे पास कंसेक्यूटिव इंटरनल है, तो 150 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 130, क्यों, क्योंकि ये इक्वल टू 100 होता है, ये 130 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 50 आ जाएगा, क्योंकि लीनियर पेयर बन रहा है, ये दोनों आपस में वर्टिकल ऑपोजिट है, तो 130 है, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 130 आ जाएगा, और यहाँ पे जो हमारे पास ये जो आ जाएगा ये आ जाएगा 50 आ जाएगा, सही है, क्योंकि 130 लीनियर पेयर बनाएंगे तो 150, और अगर वर्टिकल ऑपोजिट बनाएंगे तब 50 आ जाएगा, यानी कि लीनियर पेयर बनाएंगे तब भी 50 आएगा, वर्टिकल ऑपोजिट बनाएंगे तब भी 50 आएगा, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। सही है, इजी क्वेश्चन है, ये हो गया इसका आंसर। अगर पहले वाली चीज़ को समझा है तो ये सारे क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल ही इजी हैं। चलते हैं से नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 की तरफ, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 भी बिल्कुल एज इट इज़ वैसे जैसे क्वेश्चन नंबर 3 का था, 3 था, यानी कि जैसे उसमें हमने खुद एंगल बनाना था, इसमें हमने खुद एंगल बनाना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं। कह रहे हैं कि लाइन ए और बी और लाइन जो है पैरेलल है लाइन सी और डी के, एंड ई और एफ इंटरसेक्ट कर रही है, जैसे ऊपर इंटरसेक्ट कर रही थी, देम एट अ पॉइंट ऑफ जी और एच। वहाँ पे जो हमारे पास पॉइंट आए थे वो हमारे पास थे ई एफ पी क्यू, वहाँ पे हमारे पॉइंट आए थे पी क्यू, यहाँ पे जी एच आ गए रिस्पेक्टिवली, यानी कि जो पहले है वो पहले है। आइडेंटिफाई द एंगल विच इज़, तो हमने यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट का मतलब सबसे पहले तो ये होता है इक्वल, कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है इक्वल, इस बात को समझ लें, कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है इक्वल। जिस तरह हम दूसरी मैथमेटिक में इक्वल का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, हम ज्योमेट्री में जो है कॉन्ग्रुएंट का लफ्ज़ यूज़ करते हैं। कॉन्ग्रुएंट टू
GHC एंगल GHC एज आ क्रॉसपाउंडिंग एंगल, यानी कि हमने एक ऐसा एंगल बताना है जो GHC एंगल के क्या हो, क्रॉसपाउंडिंग हो एंगल। तो क्रॉसपाउंडिंग एंगल जो आपस में एक दूसरे के इक्वल होते हैं तो वो हमने इनको बताना है। अच्छा जी, दूसरे में कह रहे हैं कॉन्ग्रेंट टू एंगल GHC एज एन इंटरनल एंगल, तो इंटरनल एंगल के हमने बताना है। कॉन्ग्रेंट टू GHC एज अ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हमने इनको बताना है। यानी कि इसके ऑपोजिट एंगल क्या है, इसका अल्टरनेट एंगल क्या है और इसका क्रॉसपॉन्डिंग एंगल क्या है। नंबर 4 में तीन चीज़ हमसे पूछे। नंबर 4 में 3 चीज़ हमें कहा है। सप्लीमेंट चाहिए GHC का, सप्लीमेंट चाहिए GHC का। और उसमें क्या कह रहे हैं, नंबर ए एज एन इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड, सेम साइड पर इंटीरियर एंगल ऑफ द ट्रांसवर्सल, यानी कि जो लाइन होती है उसको हम ट्रांसवर्सल लाइन कहते हैं, जो हमारे बीच में जो लाइन आ रही होती है इस तरह की ट्रांसवर्सल लाइन होती है। बी एज एन इंटीरियर एंगल एडजेसेंट टू इट। सी एज एन इंटीरियर एंगल एडजेसेंट टू इट। तो ये चीज़ें हमने कुछ बतानी है, तो हम सॉल्व करने की तरफ चलते हैं इसे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें हम एंगल भी बना लेते हैं। वजह यह है कि पिछले सवाल में एंगल नहीं बनाए थे तो आप जो है थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए होंगे, तो इस सवाल में हम एंगल बना के जो है इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो हमने ये एक एंगल बना लिया, सही है। नाम दे देते हैं इसे, दोनों को बराबर बनाना है, नाम दे देते हैं। और एक जो है इसका ये वाला एंगल भी बना लेते हैं जिसको इंटरसेक्ट कर रहा है। चलें, अच्छा ये साइड, ये साइड, ये साइड, ये वाली साइड, ये वाली साइड और ये वाली साइड। तो पहले इन्होंने कहा कि ए और बी, तो इसको हम कह देते हैं ए, इस साइड को हम कह देते हैं बी। दूसरा इन्होंने कहा सी और डी, तो ये होगी सी साइड, ये होगी डी साइड। और इन्होंने कहा कि ई और एफ, तो ये होगी ई और ये होगी एफ। फिर इन्होंने कहा कि एक इंटरसेक्ट कर रही है, तो उसके जो पॉइंट बन रहे हैं वो जी और एच बन रहे हैं। तो ये हो गया हमारा पॉइंट जी और ये हो गया हमारा पॉइंट एच। क्यों? क्योंकि एक इस जगह पे इंटरसेक्ट हो रही है और दूसरा जो इस जगह पे नीचे वाली जगह पे इंटरसेक्ट हो रही है, इसलिए जी वो हो गया और एच ये हो गया। अब जो है पहली चीज़ की मालूम कर लेते हैं हम। तो जो पहली चीज़ इन्होंने हमें मालूम करने के लिए कहा वो कहा GHC कॉन्ग्रेंट इक्वल है GHC एज अ क्रॉसपॉन्डिंग एंगल। तो GHC ये जो एंगल है ये क्रॉसपॉन्डिंग एंगल से किसके इक्वल है, तो इसको लिख लेते हैं कि एंगल GHC इज कॉन्ग्रेंट टू ए जी और ई। सही है, ये दोनों कॉन्ग्रेंट हैं, एक दूसरे के क्रॉसपॉन्डिंग है। तो ए जी और ई, यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। तो लिख लेते हैं ए जी और ई। सही, ये थी इन्होंने पूछी हमसे पहली चीज़। दूसरी चीज़ जो इन्होंने हमसे पूछी उसको देख लेते हैं। दूसरे में जो इसने हमसे पूछा है वो कह रहे हैं कॉन्ग्रेंट टू GHC एज अल्टरनेट एंगल। तो अल्टरनेट एंगल जो होता है वो जिगजैग की कंडीशन में बनता है। तो GHC है हमारे पास एंगल, GH और C है, ये कॉन्ग्रेंट है, ये कॉन्ग्रेंट है। देखें GHC ये यूं बन रहा है, ये यूं बन रहा है। तो इस तरह से बनता हुआ एंगल हमारे पास जो है एक है B, G और H। तो देखें ये भी यूं बन रहा है और ये भी जो है यू बन रहा है, तो अल्टरनेट हो रहा है उसके। तो ये हो जाएगा हमारा BGH। सही है, BGH। ये हो गया पार्ट नंबर 2 का आंसर। पार्ट नंबर 3 को इसके देख लेते हैं, पार्ट नंबर 3 को। फिर पार्ट नंबर 4 में हमारे पास 3 पार्ट्स हैं। तो इसमें हमसे पूछ रहे हैं कि वर्टिकल ऑपोजिट एंगल क्या है किसका, GHC का। एंगल GHC का वर्टिकल ऑपोजिट क्या है, हमने लिख दिया GHC कॉन्ग्रेंट टू, देखें GHC ये इसका वर्टिकल ऑपोजिट क्या है। तो इसका जो वर्टिकल ऑपोजिट हमारे पास आएगा वो आएगा DH और F, यानी कि DH और F। ये यानी कि अगर हमारे पास यहाँ पे लाइन है तो हम ये वाला लेते हैं ना, तो इस तरह इसका भी ये ऑपोजिट यही होगा। वो बिल्कुल एज इट इज़ वही वाला कानून है जो हम लाइन वाले में देखते हैं, बस इसमें आपने यूँ लाइन देखनी है, उसमें जो है आपने एंगल देखने होते थे। तो ये हो जाएगा हमारा
एच और एफ। सही जी, ये हो गए इसके 3 पार्ट। इसको कॉपी कर लें, बल्कि कॉपी ना करें, यहाँ नीचे की तरफ यहीं से हम लिखना है इसके दूसरे पार्ट्स को, यानी कि पार्ट नंबर 4 को शुरू कर देते हैं, स्टार्ट करना। तो ये हो गया हमारा ए का आंसर। हम इसको देख लेते हैं ए के आंसर को। पार्ट 4 के ए में कह रहे हैं कि हमें सप्लीमेंट मालूम करना है, और पहला सप्लीमेंट का है एज आ इंटीरियर एंगल, यानी कि इंटीरियर अंदर वाले एंगल, एंड अंदर वाले एंगल का सप्लीमेंट मालूम करना ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। तो ट्रांसवर्सल वो होता है कि जो साइज़ में सेम हो, जो किस में सेम हो, साइज़ में सेम, सॉरी, 2 एंगल एक जैसे ना हो, बल्कि 2 एंगल सेम साइड पे हो, 2 एंगल सेम साइड पर हो। तो नंबर ए में हम देख लेते हैं, अगर हमारे पास ए जी और एच है, ए जी और एच है, तो इसमें हमारे पास सप्लीमेंट इन्होंने हमें क्या दिया, सप्लीमेंट हमें दिया था जी एच सी, यानी कि जी एच और सी, और इसी की साइड पर हमारे पास जो ए जी और सी आ रहा था, ए जी और सी आ रहा था, यानी कि दोनों सेम साइड पर, ये भी इस साइड पर है और ये वाला भी जो है इस साइड पर है। तो ये क्या हो गया, ट्रांसवर्सल हो गया। ये क्या हो गया, ट्रांसवर्सल हो गया, क्योंकि दोनों सेम साइड पर हैं। जी एच सी ये रहा, और ए जी एच हमारे पास ये रहा और ये रहा। तो ये तो हो गया इसका पार्ट नंबर ए। तो चलते हैं इसके पार्ट नंबर बी की तरफ और उसको देख लेते हैं। बी में हमें जो मालूम करना है, बी में हमें कह रहे हैं कि एज आ एक्सटीरियर एंगल, यानी कि बाहर वाला एंगल, इंटीरियर अंदर वाला और एक्सटीरियर बाहर वाला एंगल, और इसमें भी हमारे पास यही है जी एच सी है। तो जी एच सी अगर हमारा अंदर वाला एंगल है, तो बाहर वाला हमारा क्या होगा, इसका जी एच और डी होगा। ये अंदर वाला होगा तो क्या हो जाएगा, बाहर वाला हो जाएगा, तो जी एच डी हमारा हो जाएगा बाहर वाला। इसी तरह इसके पार्ट नंबर सी को भी देख लेते हैं। पार्ट नंबर सी में हमारे पास ये कह रहे हैं कि एज एन एक्सटीरियर एंगल एडजेसेंट एज एन, और हमारे पास वैल्यू वही है जी एच सी वाली। तो जी एच सी ये है, तो इसका एक्सटीरियर क्या बनेगा, सी एच और एफ, सी एच और एफ बनेगा, सी एच और एफ बनेगा। तो ये हो गया सी, ये हो गया एच, ये हो गया एफ, ये हो गया हमारे इस पूरे का आंसर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में इसने हमें जो है वो 1 2 3 4 पार्ट्स दिए। इन 4 पार्ट्स को जो हमने करना है सॉल्व। तो क्या सॉल्व फॉर एक्स वाई एंड जेड एंड फाइंड द एंगल इन ईच केस व्हेन एल पैरेलल है, लाइन है एम के, एंड पी क्यू पैरेलल है। तो देखें एल एम और कहीं किसी जगह पे पी क्यू भी आ जाएगी। सही है जी। तो इसमें हमें फाइंड करना है। यहाँ पे हमें दिया हुआ है 105 डिग्री और यहाँ पे 10x - 5 डिग्री दिया हुआ है। तो ये x जो है ये हमने फाइंड करना है। इसी तरह इसमें भी एक्स वाई जेड फाइंड करना है। इस वाले में भी हमें जो है y और z फाइंड करना है, इसमें x नहीं है, और इसमें भी हमें x y z को फाइंड करना है। बिल्कुल एज इट इज़ वैसे ही होगा जैसे आपको पहले कानून बताया। आपने वो उस डायग्राम को जो हमने बनाई थी शुरू में अच्छी तरह से उसको याद कर लेना और आपके जो सवाल हैं ऑटोमेटिकली सॉल्व होते जाएंगे। तो चलिए चलते हैं इनको मालूम करने की तरफ। चलें जी, ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 1। इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे लिख लेते हैं सोल्यूशन, ताकि पूरा एक ही उसमें हो जाए और आपको नज़र आ जाए। सोल्यूशन लिखने के बाद हमारे पास है 10x - 5, 10x - 5 इज़ इक्वल टू 105 इज़ इक्वल टू 105। सही है। 5 यहाँ पे माइनस का, वहाँ जाके हो जाएगा प्लस का। इसको यहीं पे कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 10x इज़ इक्वल टू 105 + 5। तो ये टोटल हमारे पास क्या बन गया 110। तो 10x इज़ इक्वल टू बन गया 1010। इसको यहाँ पे आगे कर लेते हैं इसी जगह पे। 10x यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास x इज़ इक्वल टू 10 और 10, 10 1 = 10 और 10 11 = 110। तो हमारे पास x की जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी 11। x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 11। ये हो जाएगा इसका आंसर। बस इतना सा काम करना था। चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 की तरफ। चलें, जिस तरह से हमें डायग्राम बना के दिए जिसमें z - 5
z माइनस 5 है एंगल, और 5y है, और 10x प्लस 5 है, और नीचे हमें एक एंगल दिया हुआ है 55 का। तो सबसे पहले हम मालूम कर लेते हैं x को। सही है, तो x को मालूम करने के लिए देखें यही जो पुरानी वाली कंडीशन थी वही हमें दी हुई है 10x प्लस 5, तो इज़ इक्वल टू किसके हो जाएगा 55 के। सही, इज़ इक्वल टू हो जाएगा 55 के। इधर ही देखें 5 यहाँ पे प्लस का वहाँ जाके हो जाएगा माइनस का, तो ये हो जाएगा 10x इज़ इक्वल टू 55 माइनस 5, तो ये हो जाएगा 10x इज़ इक्वल टू 50, 10 यहाँ पे x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके हो जाएगा डिवाइड, तो ये हो जाएगा x इज़ इक्वल टू 50 डिवाइडेड बाय 10, 10 वन ज़ा 10, 10 फाइव ज़ा 50, तो x हमारे इज़ इक्वल टू हो जाएगा किसके 5 के, सॉरी 10 से 10 सही 10 फाइव ज़ा 50, तो x हमारे इज़ इक्वल टू हो जाएगा किसके 5 के। इसी तरह जो है हम इसका y भी फाइंड कर लेते हैं। तो y को फाइंड करने के लिए देखें हमारे पास 55 दिया हुआ है, और टोटल जो हमारे पास वो होता है अगर इन दोनों को हम आपस में प्लस करें, ये वाला और ये वाला, तो लीनियर पेयर बन रहा है, और लीनियर पेयर में हमारे पास जो होता है 180 होता है टोटल एंगल। तो 180 में से अगर 55 माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, तो ये 180 में से माइनस कर दें 55, तो हमारे पास जो बच जाएगा वो बच जाएगा 125। हमारे पास कितना बच जाएगा 125। तो अभी से 125 को ले लेंगे, इज़ इक्वल टू 5y इज़ इक्वल टू 125। 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा y इज़ इक्वल टू 125 डिवाइडेड बाय 5, 5 वन ज़ा 5, और 5 का टेबल 25 तक पढ़ेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 125 आ जाएगा। तो y इज़ इक्वल टू हमारा हो गया किसके 25 के। x की वैल्यू मालूम कर ली और y की वैल्यू भी मालूम कर ली। अब चलते हैं z की वैल्यू मालूम करने की तरफ। z में भी एज इट इज़ यही है, देखें लीनियर पेयर बन रहा है, तो 180 में से माइनस कर देंगे 180 में से माइनस कर देंगे 55 माइनस करने के बाद हमारे पास वही आ जाएगा 125। तो 125 जब आ गया तो यहाँ हमारे पास क्या है z माइनस 5, तो z माइनस 5 इज़ इक्वल टू 125, z अकेला रह गया इज़ इक्वल टू ये हो गया 125 जमा 5, तो z इज़ इक्वल टू 130। तो इसका जो आंसर आ गया z का हमारा हो गया 130, इसका आंसर हो गया हमारा 130। तो ये तो था इसका पार्ट नंबर 2। चलते हैं इसके पार्ट नंबर 3 की तरफ और उसको सॉल्व कर लेते हैं। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 5 का लास्ट पार्ट है, ये भी बहुत ईजी है। 120 आपको दिया हुआ है, y फाइंड करना है और z फाइंड करना है। ये 2 नहीं है z है, इसको याद रखिएगा। तो सोल्यूशन लिख लेते हैं। सोल्यूशन लिखने के बाद सबसे पहले x की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो x हमारे पास, अच्छा x तो है नहीं, y है, तो y माइनस 15 इज़ इक्वल टू 120। सही है, इज़ इक्वल टू 120। क्लियर कर लें थोड़ा सा कैमरा, और 120 50 यहाँ पे प्लस का माइनस का है, वहाँ जाके हो जाएगा प्लस का, तो y इज़ इक्वल टू 120 प्लस 15, y इज़ इक्वल टू 130 और 135, तो ये हो गया 135। तो y इज़ इक्वल टू हो गया 135 के। इसी तरह जो है अब हम फाइंड कर लेते हैं z को। तो z भी बिल्कुल एज इट इज़ ऐसे ही होगा, z प्लस 15 इज़ इक्वल टू 120, 15 प्लस का वहाँ जाके माइनस का, z इज़ इक्वल टू 120 माइनस 15, z इज़ इक्वल टू 105। तो ये हमने फाइंड कर लिया z को भी, y को भी फाइंड कर लिया, z को भी फाइंड कर लिया। बहुत इजी सवाल था ये। उम्मीद है कि आपने अच्छी तरह मेहनत करेंगे तो चीज़ें समझती आती जाएंगी। काफ़ी सारे स्टूडेंट जो ये वीडियो देख रहे होंगे, हो सकता है कि उन्हें ये भी ना पता हो कि यहाँ पे माइनस था तो यहाँ पे जाकर हमने प्लस क्यों किया। लेकिन जो बच्चे वीडियो मेहनत करते हैं और चैनल को शुरू से देख रहे हैं, उनको पता है कि हम मेहनत से ही इंशाल्लाह पढ़ते हैं और पढ़ाते भी हैं, और उनको लाजिम बात इसमें कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो ये तो लास्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 5 का। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, वी हैव फिगर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें हम कह रहे हैं हमें कि ए बी पैरेलल है डी सी के, यानी कि ए और बी पैरेलल हैं किसके, डी और सी के। एक बात दूसरी, एंड ए डी, ए और डी ये पैरेलल हैं किसके, बी और सी के। ए डी पैरेलल है बी सी के, और ए बी पैरेलल हैं डी सी के, और ए और डी पैरेलल है किसके, बी और सी के। तो कह रहे फाइंड द मेजर ऑफ एंगल एक्स वाई एंड जेड, एंगल एक्स वाई और जेड का एंगल जो है वो फाइंड करना है। तो उसको फाइंड कर लेते हैं। चलें, इसमें एंगल में हमें 100 दिया हुआ है, इसमें हमें 100
दिया हुआ। तो देखें 100 और ये सामने सामने है BC। तो जब ये सामने सामने हैं तो ये बताएं आप, ये सामने हैं तो ये बन रहे हैं लीनियर पेयर। जब लीनियर पेयर बन रहे हैं तो लीनियर पेयर हमारे पास इज इक्वल टू होता है 180 के। 100 यहाँ पे दिया हुआ है तो x कितना होगा हमारे पास 80 का होगा। सही है, इधर y लिख लेते हैं और इधर z लिख लेते हैं। चलो जी, तो ये हो गया हमारा कितने का 80 डिग्री का। अच्छा डिग्री लगा देते हैं इसके ऊपर। अब ये और ये एक दूसरे के ऑपोजिट है, z और x और z एक दूसरे के ऑपोजिट है, यानी कि वर्टिकल ऑपोजिट एंगल है। तो वर्टिकल ऑपोजिट एंगल एक दूसरे के क्या होते हैं इक्वल होते हैं। जब x 80 है तो y भी क्या होगा 80 होगा। सही है, y भी क्या होगा 80 होगा। इस तरह b और d वर्टिकल ऑपोजिट है। जब वर्टिकल ऑपोजिट हैं एक दूसरे के तो ये क्या होगा, जब ये 100 है तो वो भी क्या होगा 100 होगा। इसको दूसरी तरह से देखना चाहें, ये 80 है और इसको ये एक दोनों लीनियर पेयर हैं, ये दोनों आपस में लीनियर पेयर हैं। जब ये हमारा 80 है तो ये कितना होगा 100 होगा। दूसरी तरह से भी आपने देख लिया और ये हो गया इसका आंसर। इसी के साथ साथ जो है हमने एक्सरसाइज 7.1 को अल्हम्दुलिल्लाह कर लिया कंप्लीट। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।